कंपटीशन के अंदर हमने अभी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि कंपटीशन के लिए सिंबल क्या रहेगा, कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही नहीं कंपटीशन होता है, दूर दराज की स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है, और कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो। देखिए अब इसके बाद में अपने को तीन आपको प्रिंसिपल समझने हैं, तीन इकोलॉजिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन नीट में आसानी से बन सकता है। वो क्या है, तीन आपको प्रिंसिपल याद रखने हैं, और वो प्रिंसिपल कौन कौन से इकोलॉजिस्ट ने दिए हैं उनके नाम याद रखने हैं। तीन प्रिंसिपल जिन्होंने कंपटीशन में को समझाने के बारे में बात की, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में। पहले हैं गॉस। गॉस जो है उन्होंने दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किस तरीके से दिया वो हम बात करते हैं। हमने प्रिंसिपल का नाम बता दिया कि गॉस ने प्रपोज किया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए देखिए, गॉस ने अपनी लैब के अंदर, आपकी एनसीईआरटी ने केवल ये लिखा गॉस लैब एक्सपेरिमेंट, बस। फिर लैब में क्या एक्सपेरिमेंट किया वो एनसीईआरटी ने नहीं बताया, लेकिन हमने कुछ रेफरेंस बुक से हेल्प ली और उस लैब एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर समझा रहे हैं, जिससे आप पूरा अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि गॉस ने किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रपोज किया। तो उनका जो लैब एक्सपेरिमेंट था वो था पैरामीशियम के ऊपर। किसके ऊपर था? पैरामीशियम। देखिए उनका एक्सपेरिमेंट क्या आता है, ध्यान से समझें, शायद उसका रिजल्ट आप भी बता दें। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक फूड भरा, फूड जो कि पैरामीशियम का फूड है, और एक पैरामीशियम की स्पीसीज को उसके अंदर डाल दिया, पैरामीशियम ओरेलिया। तो आप जानते हैं पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन करेंगे, फूड मिलेगा 1 से 2, 2 से 4 होंगे, तो वही हुआ। तो पैरामीशियम ओरेलिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इस ट्यूब के अंदर, वह टाइम के साथ, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम के बीच में उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन कर रहा हो तो उसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से जाएगा, भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि फूड की कमी, और फाइनली यदि आगे करें तो नीचे चला जाएगा क्योंकि फूड फाइनली खत्म हो गया है। तो इस तरीके से टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में पैरामीशियम ओरेलिया को लेकर ये ग्राफ ड्रॉ किया गॉस साहब ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। सेम टेस्ट ट्यूब ली, बिल्कुल शेप, साइज, वो भी साइज जो भी है, उसमें सेम अमाउंट में फूड भरा, उसके अंदर डाला उन्होंने दूसरी स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम, पैरामीशियम की दूसरी स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम, और उसने भी ग्रो किया 1 से 2 बाइनरी फ्यूजन। तो उसका भी उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, सेम ग्राफ आया, वही बड़ा कांस्टेंट हुआ, आगे की बात करें तो गिर जाएगा। अब क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या रहा होगा, सेम टेस्ट ट्यूब ली, साइज की, सेम अमाउंट में फूड भरा, और दोनों पैरामीशियम और ओरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम स्पीसीज को एक साथ डाल दिया ट्यूब में, दोनों को एक साथ डाल दिया, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम। दोनों ने बाइनरी फ्यूजन करना शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों में से कोई एक थी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, वो थी पैरामीशियम ओरेलिया, और दूसरी थी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम। तो इस तरीके से जब ग्राफ ड्रॉ किया तो दोनों का ही गिर गया, पैरामीशियम कोडेटम क्योंकि इंफीरियर थी तो इसका कम हुआ, और पैरामीशियम ओरेलिया का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन करें उसके कंपैरिजन में जब सिंगल थी तब ज्यादा था, उसके कंपैरिजन को भी माइनस है। तो इस तरीके से उन्होंने इस लैब एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया गया था पैरामीशियम के ऊपर, कंक्लूजन निकाला कि जब 2 स्पीसीज कॉमन रिसोर्स के लिए, फूड के लिए कॉम्पीट करती हैं, तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। दैट्स वाई उन्होंने प्रिंसिपल दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो पब्लिश करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि इकोलॉजी के अंदर कंपटीशन को समझाया है, वो भी लैब एक्सपेरिमेंट से। कोई भी नहीं मानेगा ये बात, भाई नेचर में बताओ कहाँ पर मिलता है ऐसा। तो कुछ समय रुके रहे कि नेचर के अंदर ऐसा कुछ मिल जाए। तभी किस्मत इतनी अच्छी थी गौस साहब की कि किसी ने आकर उनको एक केस स्टडी समझाई कि कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है क्या, वो समझे। किसी ने बताया कि साउथ अमेरिका के पैसिफिक साइड में एक आइलैंड है जो कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के मामले में बड़ा फेमस है। वह है गैलापेगोस आइलैंड। गैलापेगोस आइलैंड पर एबिंगडन टोर्टोइज रहते थे। एबिंगडन टोर्टोइज रहते थे गैलापेगोस आइलैंड पर। ट्राइबल लोग भी रहते थे। ट्राइबल लोगों ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए गैलापेगोस आइलैंड पर गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। गोट को फॉर मिल्क एंड मीट, इनकम को बढ़ाना था। अब गोट को जब लेकर आ गए तो गोट खाती थी ग्रास, और एबिंगडन टोर्टोइज भी ग्रास ही खाते थे वहां पर। तो एबिंगडन टोर्टोइज और गोट के बीच में शुरू हो गया कंपटीशन। क्या आप बता सकते हैं इसमें कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कौन सी रही होगी? गोट, उसकी ग्रेजिंग कैपेसिटी, ब्राउजिंग कैपेसिटी तेज है, जबकि एबिंगडन टोर्टोइज स्लो है। तो एबिंगडन टोर्टोइज बन गए कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर। विद इन 1 डेकेड्स, 10 साल के अंदर गोट ने एबिंगडन टोर्टोइज को एक्सटिंक्ट कर दिया गैलापेगोस आइलैंड से। इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद में कहा कि ये एबिंगडन टोर्टोइज और गोट का जो केस है गैलापेगोस आइलैंड पर, ये मेरे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही तो सपोर्ट करता है। फाइनली अपने लैब एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडी एबिंगडन टोर्टोइज एंड गैलापेगोस आइलैंड गोट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर गॉस ने प्रपोज किया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ बेटा मैं बता दूं आपको, जनरली बच्चा एक गलत समझ लेता है कि गैलापेगोस आइलैंड पर गोट को इंट्रोड्यूस गॉस ने किया था और गॉस का एक्सपेरिमेंट था 10 साल तक कि एबिंगडन टोर्टोइज गायब हो गए। ये एबिंगडन टोर्टोइज के गायब होना, गोट के इंट्रोडक्शन, ये सब ये तो एक केस स्टडी है जो गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान रखना है। देखिए गॉस का काफ़ी टाइम तक चलता रहा ये प्रिंसिपल, काफ़ी लोग मानते रहे, लेकिन इनके इस प्रिंसिपल को चैलेंज किया कॉर्नेल्स ने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कॉर्नेल्स ने स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड कंट्री के ओशियनिक एरिया में रॉक्स पड़ी हुई हैं ढेर सारी, उसे बोलते हैं रॉकी सी कोस्ट। अब रॉकी सी कोस्ट पर क्या एक्सपेरिमेंट किया कॉर्नेल्स ने, वो आप समझे। कॉर्नेल्स ने कहा कि गॉस साहब, आपका जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है, गलत है। तो गॉस साहब ने कहा कि भाई गलत है, तो मैं तो यहाँ पर केस स्टडी भी सपोर्ट कर रही है, तो सही बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है, कॉर्नेल ने कहा कि मैं पिछले 10 साल से 10 ईयर से बार्निकल्स पर वर्क कर रहा हूँ। बार्निकल्स जिसकी 2 स्पीसीज हैं, बैलेनस, चैथेमेलिस। बार्निकल जो रॉक्स के ऊपर सेसाइल फॉर्म में चिपके रहते हैं, सेसाइल होते हैं, रॉक्स पर चिपके हैं। ये रॉक्स हैं, ये ओशियनिक एरिया है, पानी आ रहा है इधर से, रॉक्स पर चिपके हैं। नीचे की साइड में बैलेनस है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, ऊपर है चैथेमेलस, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर। तो ये ऐसे रॉक। देखिए जो बार्निकल्स होते हैं उनका फूड ऐसे सस्पेंडेड फॉर्म में, ऐसे पानी की फॉर्म में पानी के साथ आता है, और ये फिर पानी जैसे आता है तो पकड़ लेते हैं, टकराता है यहाँ पर रॉक्स पर। नीचे वाले एरिया को इंटरटाइडल एरिया कहते हैं, ध्यान रखें, इंटरटाइडल एरिया। तो कॉर्नेल ने कहा कि इस रॉक्स के ऊपर पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं कि नीचे की साइड में इंटरटाइडल एरिया में है बैलेनस, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, ऊपर की साइड में है चैथेमेलस, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर। यदि मैं आपकी बात मानूं तो अब तक बैलेनस ने चैथेमेलस को इस रॉक से रिमूव कर देना चाहिए था, कि आप ऐसे तो कहते हैं कि सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट
कर देती है। लेकिन पिछले 10 साल से ना तो 1 इंच बैलेनस ऊपर बढ़े, ना ही 1 इंच चैथेमेलस नीचे बढ़े, इसलिए आपकी बात गलत है। अब आप देखिए कैसे। आपकी एनसीईआरटी कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव एविडेंस होने के बावजूद भी, किसके एविडेंस? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को सपोर्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव एविडेंस होने के बावजूद भी कंपटीशन को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूरी तरीके से डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग और परसुएसिव वो इसकी बात कर रहा है क्योंकि ऐसा हुआ है। वो क्यों नहीं डिफाइन करता तो उन्होंने बताया, कॉनेल ने। देखिए कॉनेल ने समझाया कि एक्चुअली कंपटीशन होता कैसे है, वो देखिए। इस रॉक्स के ऊपर ये बताइए सबसे ज्यादा बेहतर जगह कौन सी है रहने की, यहाँ ऊपर या नीचे? ऊपर तो बहुत तेजी से पानी आएगा, फूड भी नहीं ढंग से मिलेगा। नीचे सो इंटरटाइडल एरिया को कवर किया है सुपीरियर स्पीसीज बैलेनस ने, और ऊपर की साइड में है चैथेमेलस। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर को एलिमिनेट नहीं करती है, बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट करके रखती है। रेस्ट्रिक्ट कि ना तो खत्म करेंगे आपको, बैलेनस कह रहे हैं चैथेमेलस से, और ना ही आपको हद से ज्यादा बढ़ने देंगे। उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे मान लें, तो देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा करो, ये जो बैलेनस है, जहां जहां पर बैलेनस दिखा इंटरटाइडल जोन में, बैलेनस को रिमूव कर दो, बैलेनस को रिमूव कर दो। तो देखिए जब एक्सपेरिमेंटली बैलेनस को रिमूव किया गया तो सुपीरियर जब हट गए होंगे इंटरटाइडल एरिया से, तो आपको नहीं लगता कि चैथेमेलस नीचे की ओर ग्रो करना शुरू कर दिए होंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेनस की प्रेजेंस की वजह से चैथेमेलस ऊपर के एरिया में रेस्ट्रिक्ट है। तो सुपीरियर को हटाने पर इंफीरियर का इस तरीके से बढ़ जाना कहलाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। सो कॉम्पिटिटिव रिलीज जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज प्रपोज्ड बाय कॉनेल्स। कॉनेल्स ने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, और उनका एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट बार्नेकल्स, बैलेनस एंड चैथेमेलस था। आपकी एनसीईआरटी में एक जगह स्टेटमेंट लिखा है जिसमें कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा कहता है कि ये तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कह रहा है। वो क्या है वो देखिए कि बैलेनस एक्सक्लूड द चैथेमेलस फ्रॉम द रॉक्स। तो कह रहा है कि तो एक्सक्लूजन है, तो उसको थोड़ा समझे। जरा बताइए जब बैलेनस हटाए तो चैथेमेलस नीचे आ गए, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेनस ने चैथेमेलस को हटाकर ऊपर रॉक्स के इस साइड में क्या कर रखा है? रेस्ट्रिक्ट। तो वो इसके लिए कह रहे हैं बैलेनस एक्सक्लूड द चैथेमेलस फ्रॉम द इंटरटाइडल एरिया, नॉट फ्रॉम द एंटायर रॉक्स। पूरी रॉक से रिमूव नहीं किया है, केवल इंटरटाइडल जोन से रिमूव करके उनको एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया है, एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया है। तो इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। यहां पर फाइनली कॉनेल्स ने यह कहा कि जो घोष साहब का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो आधा गलत और आधा सही है। अब वो देखिए सही कैसे है वो आप समझे। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। याद रखें, यदि रिसोर्स लिमिटेड है तो तब तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। यदि रिसोर्स लिमिटेड नहीं है तो तब सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट नहीं करती है। तो याद रखें, लिमिटेड है तो ये तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए सेकंड के बाद में बात करते हैं थर्ड है मैक आर्थर। मैक आर्थर साहब का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं बता दूं, मैक आर्थर ने कंपटीशन को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैक आर्थर वर्क कर रहे थे स्प्रूस ट्री के ऊपर। स्प्रूस ट्री क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं, ठंडे एरिया में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म है स्प्रूस ट्री। और स्प्रूस ट्री के ऊपर वो देख रहे थे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बर्ड्स की, वार्बलर्स की। वार्बलर्स बर्ड्स होती हैं, 5 क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थी वार्बलर्स की वो स्प्रूस ट्री के ऊपर रहते थे। तो मैक आर्थर ने क्या समझाया,
मैकआर्थर ने कहा कि देखिए कंपटीशन कैसे होता है वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा मुझे कि कंपटीशन को स्पीसीज अवॉइड करती है। शायद स्पीसीज को मालूम हो गया है कि यदि कंपटीशन करेंगे तो दोनों को ही नुकसान है, तो क्यों ना कंपटीशन को अवॉइड किया जाए। तो कंपटीशन को किस तरीके से अवॉइड करती हैं ये कॉन्सेप्ट मैकआर्थर ने एक्सप्लेन किया व्हाइल वर्किंग ऑन स्प्रूस ट्री। उन्होंने कहा कि पिछले 5-10 साल से मैं स्प्रूस ट्री के ऊपर फोटो ले रहा हूं और देख रहा हूं कि जो 5 वार्बलर स्पीसीज हैं इनमें से एक भी एक्सक्लूड नहीं हुई, एक भी गायब नहीं हुई, 5 की 5 टिकी हैं। यदि एक्सक्लूजन की बात करें तो 1-2 तो कम हो जाती है अब तक। तो किस तरीके से टिकी है उसके लिए उन्होंने बताया कि इन 5 वार्बलर्स ने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अपने बिहेवियरल एडेप्टेशन का सहारा लिया है। बिहेवियरल एडेप्टेशन कैसे कि 5 ने ये कहा कि यदि हम 5 एक साथ फूड ढूंढेंगे इस स्प्रूस ट्री के ऊपर, एक साथ जाएंगे फूड ढूंढने के लिए, तो कंपटीशन हो जाएगा। तो टू अवॉइड द कंपटीशन उन्होंने फीडिंग टाइम अलग अलग रखा। फीडिंग टाइम मतलब 5 स्पीसीज ने कहा कि सुबह 8 से 10 ये चली जाएगी, 10 से 12 ये, 12 से 2 ये, 2 से 4 ये, 4 से 6 ये चली जाएगी। तो उन्होंने अपने फीडिंग टाइम का बंटवारा कर लिया, फीडिंग टाइम बांट लिया। उसके बाद में फॉरेजिंग पैटर्न में भी बंटवारा किया, मतलब एक तो टाइम और दूसरा क्या कि फूड को ढूंढने का जो तरीका है वो भी अलग रहेगा। फॉरेजिंग पैटर्न, एक ऊपर वाली साइड में फूड ढूंढेगी ज्यादा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक स्टेम के ऊपर। सो टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन उन्होंने बिहेवियरल जो अडेप्टेशन किया, फीडिंग टाइम बांट लिया, फॉरेजिंग पैटर्न में चेंज किया, फॉरेजिंग पैटर्न में बंटवारा किया। कुल मिला के आपको नहीं लगता उन्होंने रिसोर्स का बंटवारा कर लिया। इसलिए को मैकआर्थर का रिसोर्स पार्टीशनिंग प्रिंसिपल कहते हैं। टू अवॉइड द कंपटीशन 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स ने फीडिंग टाइम, फॉरेजिंग पैटर्न को पार्टीशन करके, बंटवारा करके एक्सक्लूजन की बजाय कोएग्जिस्टेंस कर लिया है। इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस भी कहते हैं। अब एक्सक्लूजन नहीं हुआ, यदि रिसोर्स का बंटवारा हो जाएगा तो कोएग्जिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोएग्जिस्टेंस जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, या रिसोर्स पार्टीशनिंग प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय मैकआर्थर। तो याद रखें, स्प्रूस ट्री के ऊपर 5 वार्बलर्स ने फीडिंग टाइम, फॉरेजिंग पैटर्न का बंटवारा करके अपने रिसोर्स का बंटवारा। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि स्पीसीज एक्सक्लूजन की बजाय कोएग्जिस्टेंस में चली जाती है। तो दिस ऑल आर अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन के बाद में हम बात करेंगे एमेंसेलिज्म की। नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर कंपटीशन के बाद में लास्ट इंटरेक्शन बचता है जो है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म कहते किसे हैं, एमेंसेलिज्म के लिए सिंबल क्या जाता है, न्यूमेरिक सिंबल, उसके बारे में बात करते हैं। एमेंसेलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज तो न्यूट्रल रहती है, उसे ना तो बेनिफिट होता है और ना ही उसको हार्म होता है, और दूसरी स्पीसीज उसको हार्म होता है। बड़ा ही अजीबोगरीब तरह का इंटरेक्शन है, 0-, एक स्पीसीज को नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड और दूसरी वाली को हार्म होता है, तो 0- है। ध्यान रखें इसका इंटरेक्शन सिंबल जो है। अब एमेंसेलिज्म में कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए नई हो सकती है, वो क्या है वो देखते हैं। एमेंसेलिज्म में प्लांट का सिक्रीशन, यदि प्लांट सिक्रीट कर रहा है कुछ केमिकल्स और उस प्लांट को तो कोई फायदा या नुकसान नहीं है, 0 है, लेकिन उस प्लांट के सिक्रीशन की वजह से उसके आसपास ग्रो करने वाले नेबरिंग प्लांट्स को हार्म हो रहा है, तो प्लांट्स ये माइनस, इस प्लांट का सिक्रीशन इस दूसरे प्लांट्स को, दूसरी स्पीसीज को हार्म कर रहा है, उसकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, रोक रहा है, इसको
एलिलोपैथी कहा जाता है। सो मैं कह सकता हूं कि एलिलोपैथी इज अ पार्ट ऑफ एमेंसेलिज्म। एलिलोपैथी टर्म यूज की जा रही है, मॉडर्न साइंस में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता लगेगा कि क्यों मॉडर्न साइंस में इसका इंपॉर्टेंस है इतना ज़्यादा है। वो देखिए, एक प्लांट, एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का सिक्रीशन दूसरे प्लांट की जो स्पीसीज हैं उनको इनहिबिट कर रहा है, उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। इसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। नेचर में एलिलोपैथी कहाँ देखने के लिए मिलती है? पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। आप जानते हैं कि जो पार्थेनियम है इसे कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। पार्थेनियम एक एक्सोटिक स्पीसीज है। एक्सोटिक मीन्स एलियन स्पीसीज है, बाहर से आई हुई स्पीसीज है। इस प्लांट को जब आप देखेंगे तो खाली पड़ी जगह पर आपको ये ग्रो करता दिख जाएगा, पार्थेनियम। इसको पहली बार देखने पर एक झटके में जब आप देखेंगे तो ये दिखता है गाजर की तरह, कैरेट की तरह। कैरेट मॉर्फोलॉजिकली लीव्स इसका कैरेट जैसा होता है, इसलिए इसको कैरेट ग्रास कहते हैं। वीड की तरह ग्रो करता है और ये क्या करता है, देखिए ये रहा पार्थेनियम, डायग्राम से देखिए पार्थेनियम। ये पार्थेनियम की रूट्स हैं कैरेट ग्रास के। इसकी रूट से एक एसिड रिलीज होता है जिसे बोलते हैं ट्रांससिनेमिक एसिड। ये ट्रांससिनेमिक एसिड रिलीज होने के बाद में अपने आसपास किसी भी प्लांट्स को, हर्ब्स को ग्रो नहीं होने देता। इसलिए हमने क्या किया, इसको देख सकते हैं आप, हमने इसको काट कर दिखाया, काट दिया है। तो पार्थेनियम लगातार अपनी रूट से रिलीज करता रहता है क्या, ट्रांससिनेमिक एसिड। और ये ट्रांससिनेमिक एसिड उसके आसपास नेबरिंग जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज के जो ग्रो कर रहे हैं, हर्ब्स, श्रब्स जो भी है, उनको ग्रो नहीं होने देता। देखिए पार्थेनियम का जो सिक्रीशन है, पार्थेनियम जो सिक्रीट कर रहा है, उसको इस सिक्रीशन से या इसके पास कोई, यदि किसी की डेथ हो जाती है, उससे कोई बेनिफिट या कोई हार्म नहीं है। जबकि इस प्लांट या हर्ब्स की तो डेथ हो जाती है, इसको हार्म है। इसलिए ये एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल जाता है। 0-। देखिए पार्थेनियम जो है, इसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉप भी हैं जो एडिबल क्रॉप्स हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है। ये तो एक वीड था, ये तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन कुछ नेचर के अंदर कुछ क्रॉप्स हैं जो एलिलोपैथी एग्जिबिट करती हैं, एलिलोपैथी दिखाती है। वो कौन सी क्रॉप्स हैं? सनफ्लावर, बार्ले, ओसीमम। सनफ्लावर की खेती जब किसान करता है, फार्मर, तो पता है आपको कि वो सनफ्लावर की खेती करने के बाद में जब खेती कर रहा है तो कभी भी उस सनफ्लावर फील्ड में वीड को अपरूटेड करने के लिए ना ही वो जाता है और ना ही कोई वीडीसाइड इस्तेमाल करता है। आप उससे कहेंगे भाई सनफ्लावर की खेती में वीड्स को उखाड़ने जाओ या वीडीसाइड यूज करो, यदि वीड ग्रो करेंगे तो सनफ्लावर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आपको बताएगा कि इस खेती में जब हम सनफ्लावर को लगाते हैं तो वीड ग्रो ही नहीं करता है, वीड ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सनफ्लावर एलिलोपैथी दिखाता है। सनफ्लावर की रूट से केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल उसके आसपास ग्रो करने वाले अदर प्लांट्स को की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसलिए सनफ्लावर भी ऐसा ही है, बार्ले में भी ऐसा ही है, ओसीमम तुलसी जिसे कहते हैं उसमें भी ऐसा ही है। इसलिए इनको वीड फ्री क्रॉप कहा जाता है। इन क्रॉप को ग्रो कराने पर वीड्स नहीं आते हैं, इनको वीड फ्री क्रॉप या स्मूदर क्रॉप कहते हैं, स्मूदर क्रॉप है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पता लगा कि सनफ्लावर के पास वो काबिलियत है कि सनफ्लावर खुद ही मैनेज कर लेते हैं वीड को ग्रो नहीं करने देते। अब आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किसान वीडीसाइड पर कितना खर्च करता है। वीड्स को अपरूटेड करते हैं, वीड्स वाटर मिनरल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वीड को हटाने का तरीका वीडीसाइड है, अपरूटेड करना है, मेहनत का भी काम है और खर्चीला भी है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब सनफ्लावर कर सकता है, बार्ले कर सकता है, ओसीमम कर सकता है, तो वीट, राइस, शुगर केन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास वो जीन नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में साइंस के फील्ड में कहें या बायोटेक्नोलॉजी में कहें कि साइंटिस्ट ये
सोच रहे हैं कि क्यों ना सनफ्लावर बार्ली ओसीमम के अंदर जो जीन है वो हम अपनी और खास जो क्रॉप है उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करके उनके अंदर एलिलोपैथिक कैरेक्टर डेवलप कर दें। जरा सोचिए, शुगर केन के लिए एलिलोपैथी कैरेक्टर यदि डेवलप हो गया, शुगर केन को डाल दो, ग्रो कर रहा है और घर पर लेटे रहो आराम से, कोई अप्रूटेड करने की जरूरत नहीं है वीड को, और कोई वीडिसाइड डालने की जरूरत नहीं है कि शुगर केन खुद ही वीडिसाइड को मैनेज या कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि शुगर केन के अंदर एलिलोपैथी कैरेक्टर डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप इंप्रूवमेंट करने के लिए ये विचार कर रहे हैं। इसलिए एलिलोपैथी, मैंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा रिसर्च फील्ड बना हुआ है। स्मूदर क्रॉप या एलिलोपैथी क्रॉप दिखाने वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? देखिए, आपने शुगर केन लगा दिया, ये शुगर केन की लाइन, ये शुगर केन की लाइन, अब जरा बीच में खाली जगह है, क्यों ना इसमें लोबिया लगा दें, क्यों ना कोई पल्सेस लगा दें। यदि एलिलोपैथी वाला शुगर केन है या एलिलोपैथी दिखाने वाली क्रॉप है तो आप सिंगल क्रॉपिंग ही कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग एलिलोपैथी अलाउ नहीं करता है, कोई और ग्रो कर ही नहीं सकते आप। तो बस यही एक ड्रॉबैक है कि मिक्स क्रॉपिंग अलाउ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोब्स का सिक्रीशन। अब इधर आ जाइए, माइक्रोब्स जो है सिक्रीट कर रहे हैं और उनका सिक्रीशन या तो अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है या एनिमल्स की डेथ करा रहा है। तो माइक्रोब्स जिसने सिक्रीशन किया वो तो जीरो, और अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट हुई, एनिमल्स की ग्रोथ रुक गई, माइनस। तो ये है एमेंसेलिस, इसको कहते हैं एंटीबायोसिस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लांट का सिक्रीशन प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करे, एलिलोपैथी इज अ पार्ट ऑफ एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म। माइक्रोब्स का सिक्रीशन माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करे और एनिमल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करे, दिस इज नोन एज एंटीबायोसिस, एंड एंटीबायोसिस इज अ पार्ट ऑफ एमेंसेलिज्म, ध्यान रखना है। चलिए एंटीबायोसिस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट खास एग्जाम्पल आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में भी बात करेंगे और आंसर क्या गया था वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन जो है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। उन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट बताया और पहला एंटीबायोटिक्स फंजाई पेनिसिलिन डेवलप हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम से। यदि मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो वो किस तरीके से जानकारी में आया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किस तरीके से मालूम हुआ था कि एंटीबायोटिक्स भी कुछ होता है, तो उसको थोड़ा सा समझें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिटिश डॉक्टर अपनी लैब में काम कर रहे थे। लैब के अंदर ऐसी पैट्री प्लेट थी, पैट्री प्लेट्स में फूड था और फूड पर फीड कर रहे थे बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। एक दिन प्लेट जो है वो बाहर रखी रह गई, लैब से थोड़ा बाहर विंडो के पास, और उस पैट्री प्लेट में बाहर से कुछ स्पोर्स लैंड कर गए। ये स्पोर्स लैंड किए। इन स्पोर्स के लैंड करने के बाद में इन स्पोर्स के इस एरिया में बिल्कुल खाली था, जबकि और सब एरिया में फैले हुए थे बैक्टीरिया। बात आई कि ये एरिया खाली क्यों है? क्योंकि ये जो स्पोर है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी से कुछ रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, और वो केमिकल स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। जब उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म, ये जो स्पोर आए थे बाहर से, इनके सिक्रीशन केमिकल को इकट्ठा किया, आइसोलेट किया और उसको एक भरी हुई कॉलोनी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी पर अप्लाई किया, तो सब बैक्टीरिया मर गए। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया वो ये कि माइक्रोब्स जो बाहर से आए हैं वह है पेनिसिलियम नोटेटम। सो पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंजाई है,
उसका सिक्रीशन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो एक माइक्रोब्स का सिक्रीशन दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो इनहिबिट करता है, उस सिक्रीटरी मटेरियल को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। पहली बार एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, पेनिसिलिन। तो जरा सोचिए, ये जो पेनिसिलियम नोटेटम के स्पोर्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, एक ही कलर है तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, सेंटर में, और उन्होंने केमिकल सिक्रीट करके अपने चारों ओर बिल्कुल खाली कर रखा है। इनके सिक्रीशन से इनको कोई बेनिफिट या हार्म नहीं है, तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या हुआ, 0। जबकि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है तो हुआ उसको माइनस। सो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन एमेंसेलिज्म। ये ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा गया कि एंटीबायोटिक जो प्रोडक्शन है मेडिकल फील्ड्स के अंदर, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन वो किस तरह के इंट्रैक्शन पर बेस्ड है। तो आंसर है एमेंसेलिज्म। याद रखें, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एक माइक्रोब्स का सिक्रीशन दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसे हार्म पहुंचाता है, इसी को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन इज एंटीबायोसिस एंड एंटीबायोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसेलिज्म। वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम कुछ सर्टेन टाइप्स के ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, BGA। कुछ BGA जो होते हैं, सर्टेन टाइप्स की जो स्पीसीज होती है BGA की, वो वाटर के अंदर अचानक एक्सटेंसिवली ग्रो कर जाती है, और ग्रो करते हुए वो अपनी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। देखिए, BGA में हमने बात की, कुछ सर्टेन टाइप्स के BGA लेक के अंदर, वाटर बॉडी में, पोंड में अचानक एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हुए अपनी बॉडी से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश की डेथ करा देते हैं। अब जरा सोचिए, जो BGA हैं वो रिलीज कर रहे हैं, उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि BGA तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन उनके सिक्रीशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो रही है। तो फिश को क्या हुआ, माइनस। सो 0 माइनस। सो दिस इज नोन एज वाटर ब्लूम। इसको ही वाटर ब्लूम कहते हैं। सो वाटर ब्लूम एमेंसेलिज्म का ही एग्जाम्पल है। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा होता है। क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गा। ये जो क्लोरेला ग्रीन एल्गा है, ये वाटर में रहते हुए अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करता है, और वह केमिकल उस वाटर में रहने वाले लार्वा, मॉस्किटो लार्वा और मॉस्किटो की डेथ करा देता है, उनको किल कर देता है। इस तरीके से कहते हैं कि क्लोरेला यदि पानी में ग्रो कर रहा है तो क्लोरेला कंट्रोल द मॉस्किटो पॉपुलेशन साइज। तो क्लोरेला के सिक्रीशन से क्लोरेला को कोई बेनिफिट या कोई हार्म नहीं है, तो वो तो 0 है। जबकि मॉस्किटो की डेथ हो जाती है तो मॉस्किटो को जाता है माइनस। सो क्लोरेला इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसेलिज्म। तो इस तरीके से एमेंसेलिज्म मैंने आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाया है, आपको ध्यान रखना है। पार्थेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए, अब यहां पर आकर अपना जो पूरा का पूरा एंटायर इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन टॉपिक था वह कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो अब एनसीईआरटी को पूरा इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो रीड कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो उसे मार्क करें, उसे पूछ भी सकते हैं आप डाउट क्लासेस के दौरान। तो यदि हम देखें तो पूरा का पूरा जो इंट्रैक्शन है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्राफ बनाए हैं, बताना अब आपको है। खुद से सोचें, खुद आंसर करें। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ए और बी स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज, उनके बीच में ग्राफ है, क्योंकि एक ही कलर यूज कर रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ए और बी। टाइम एंड पॉपुलेशन साइज के बीच में ग्राफ है, ये अपने दो पैरामीटर हैं। टाइम के साथ यदि किसी स्पीसीज का ए या बी का पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो वो प्लस कंसीडर किया जाएगा, बेनिफिट। यदि कम होता है टाइम के साथ तो वो माइनस कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। और यदि वो कांस्टेंट रहता है तो वो न्यूट्रल कंसीडर किया जाएगा, मतलब जीरो।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है। टाइम के साथ में ए और बी साथ साथ बेनिफिट साथ साथ हार्म, साथ साथ बेनिफिट साथ साथ हार्म, साथ साथ जीना साथ साथ मरना, कौन है? म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस और साथ साथ दिख रहा है तो म्यूचुअलिज्म है। तो इसमें आप लिख लें यदि आप नोट्स की फॉर्म में बना रहे हैं, नहीं तो याद रखें तो ये क्या आ जाएगा? म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ध्यान रखें म्यूचुअलिज्म। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उन्होंने लिखेंगे ये है म्यूचुअलिज्म। उसके बाद में ये आई, ये चलिए टाइम और पॉपुलेशन साइज। ये क्या? टाइम के साथ ये तो जीरो है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जबकि ये बढ़ रहा है प्लस प्लस जीरो। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म तो क्या है ये? कमेंसलिज्म। हमने कमेंसलिज्म लिख दिया। कमेंसलिज्म टाइम के साथ दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ साथ साथ जैसा नहीं दिख रहा है, अलग अलग बढ़ रहे हैं, अलग अलग बढ़ रहे हैं, दोनों को फायदा है। तो कैसा है? प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आप पूरा डिटेल में लिख लेंगे। टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज ये तो प्लस, और ये टाइम के साथ कम हो रहा है। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज तो लगातार बढ़ती जाती है और वो दूसरी स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है? पैरासिटिज्म। क्या जाएगा? पैरासिटिज्म। तो ये क्या है? पैरासिटिज्म। चलिए इसको तो पूरा लिख देते, पैरासिटिज्म हो गया ये, पैरासिटिज्म। अब यहां पर आइए, ये क्या है? यहां पर ये स्पीसीज ज्यादा, इस टाइम पर ये कम, यहां पर ये कम होना शुरू हुई तो ये ज्यादा, ये ज्यादा हुई तो ये कम, ये ज्यादा कम क्या है? प्रीडेशन, प्रीडेशन है, याद रखें। और ये ऊपर वाली क्या है? प्रे, प्रे ही जाएगा क्योंकि किसी भी एरिया में प्रे का नंबर ज्यादा होता है। प्रीडेटर, तो ये क्या है? प्रीडेशन। ये और ये दोनों एक है, ध्यान रखें, दोनों प्रीडेशन ही है। बस अंतर ये है कि इसमें ग्राफ को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया है? ओवरलैप कर दिया है, तो इसलिए प्लस माइनस। और ये क्या है? दोनों प्रीडेशन। ध्यान रखें दोनों किसके एग्जाम्पल है? प्रीडेशन। ओवरलैप किया है। देखिए मैंने यहां बोला है यदि मैं आपसे इन दोनों में पूछूं कि प्रे डियर कौन है और टाइगर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन साइज प्रे का ज्यादा होता है तो डियर का ही ऊपर वाला है, और प्रीडेटर का नंबर क्या होता है? कम, तो नीचे वाला प्रीडेटर या टाइगर का है। तो ये दोनों किसके हैं? प्रीडेटर, प्रीडेशन के। टाइम के साथ दोनों निगेटिव, माइनस माइनस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप जानते हैं माइनस माइनस क्या है? कंपटीशन। किसका है? कंपटीशन। और ये टाइम के साथ ये तो जीरो है और ये माइनस, एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। तो देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दो में लिख दिया है, आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं यदि आप इंट्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से जानते हैं, आप उनके सिंबल जानते हैं, टाइम के साथ बेनिफिट्स, हार्म एंड न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है किसी भी ग्राफ को ये बताना कि ये कौन से इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें कि आपके नीट में इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन को समझाने के लिए या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल होते हैं। चलिए अब इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में मॉड्यूल के अंदर देखें तो सम स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी दी है और गोल्डन की पॉइंट्स भी हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन स्पेशल पॉइंट्स की लेंगे और फिर गोल्डन की पॉइंट्स के दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इकोटॉन। इकोटॉन आपके बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन में भी है, वैसे हमने इसे स्ट्रैटिफिकेशन जब बताया था आपको, स्ट्रैटिफिकेशन लेक वहां पर डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहां समझें, ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटी का ट्रांजिशन जोन, ओवरलैपिंग जोन भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं इकोटॉन। बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल से समझे, आप किसी लेक के किनारे पर हैं, लेक में दिख रहा है पानी भरा हुआ है, किनारे पर आप लैंड पर खड़े हैं, पानी एक्वेटिक कम्युनिटी, लैंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी।
ये लैंड और एक्वेटिक ऐसे नहीं होती, ऐसे रहती हैं कि लेक के किनारे पर आपको दलदल मिलेगा, वहां पर लैंड भी है और वहां वाटर भी है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है, दलदली एरिया, जहां पर लैंड वाले एनिमल्स भी हो सकते हैं, वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स, फोना, फ्लोरा, उसी को हम ट्रांजिशन जोन या इकोटोन कहते हैं। लेक का किनारा इकोटोन है, रिवर का किनारा बैंक्स इकोटोन है, ओशियन का किनारा जहां मैंग्रोव्स लगे रहते हैं वह भी इकोटोन है। ये लैंड और वाटर के बीच का ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि लैंड और वाटर के बीच के एरिया को इकोटोन हो, तो इकोटोन है ही। इसके अलावा वाटर दो मिल रहे हो, जैसे रिवर जहां पर ओशियन में मिलती है, जिसे आप कहते हैं एस्चुरीज, वो भी एक इकोटोन है। रिवर, फ्रेश वाटर, रिवर, जरा सोचिए गंगा जब बे ऑफ बंगाल में गिरती होगी तो उस एरिया में फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों मिलते होंगे, तो इसी एरिया को एस्चरी कहते हैं, रिवर माउथ बोलते हैं या एस्चरी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म दोनों मिलते हैं और इसको आप इकोटोन कह सकते हैं। तो ध्यान रखें, इकोटोन। इकोटोन को टेंशन जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, फूड के ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे को खाने का टेंशन बना रहता है, टेंशन जोन। वैसे तो स्पीसीज देखिए, वैसे तो स्पीसीज रहने वाली टेरेस्ट्रियल की है, लेकिन अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम वो इकोटोन में बिताती है। वैसे तो स्पीसीज रहने वाली वाटर की है, लेकिन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ का वो इकोटोन में बिताती है। इकोटोन एक तरीके से लैंड का और वाटर का एज होता है, एज, किनारा। ऐसी स्पीसीज जो रहने वाली तो या तो टेरेस्ट्रियल की है या एक्वेटिक की है, लेकिन अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम वो एज पर बिताती हो, इकोटोन में बिताती हो, ऐसी स्पीसीज को एज स्पीसीज कहा जाता है, एज स्पीसीज। और वहां पर रहकर फीड करती हैं, खाना पीना करती हैं और ब्रीड करती हैं, नंबर बढ़ाती हैं, उसको कहते हैं एज इफेक्ट, एज इफेक्ट बोला जाता है। तो याद रखें, इकोटोन, ट्रांजिशन जोन, एज स्पीसीज, एज इफेक्ट, ये सब इकोटोन से रिलेटेड है। इकोटोन में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इकोटोन में प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी सब ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में उसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है उसी को उसका बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब नेचर के अंदर डियर है, डियर के लिए सबसे अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जब डियर के लिए फूड क्या हो? प्लेंटी ऑफ फूड हो, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड। दूसरा, डियर को वहां पर कोई प्रीडेट करने वाला भी ना हो, मतलब देयर इज नो प्रीडेटर, ना तो कोई डियर को खाने वाला है वहां पर प्रीडेशन करने वाला, और देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड एट दैट मोमेंट, एट दैट कंडीशन। डियर कितना रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा पाता है वह उसका बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल कहते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेचर के अंदर कोई स्पीसीज अपना बायोटिक पोटेंशियल अचीव कर सकती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि फूड के लिए भी कंपटीशन है और प्रीडेटर्स भी बैठे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा नेचर भी यही सोचती है कि कोई भी स्पीसीज अपना बायोटिक पोटेंशियल अचीव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो अर्थ के ऊपर आतंक मचा देगी, चारों ओर वही आपको दिखाई देगी। तो बायोटिक पोटेंशियल फेवरेट अंडर जो है नेचुरल कंडीशन में डिफिकल्ट है मिलना, लंबे समय तक नहीं हो सकता। वाइटेलिटी मिलता है, कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको वाइटेलिटी कहते हैं। और इस वाइटेलिटी को यदि मैं प्लांट के केस में बात करूं, ट्री के केसेस में, उसका फोलियर कवर कितना बड़ा है, उसका बायोमास कितना है, उसका ब्रांचेस, स्टेम, उसका बायोमास, इनकी हेल्प से आप किसी ट्री की वाइटेलिटी बता सकते हैं। जरा सोचिए, दो पेड़ आपने एक साथ लगाए, सीड्स, एक बहुत बड़ा ग्रो कर गया, बायोमास ज्यादा है, कैनोपी कवर ज्यादा है, लीफ कवर, ब्रांचेस ज्यादा है,
और एक छोटा रह गया, तो आप कहेंगे इसकी वाइटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अंडर नॉर्मल कंडीशन कंपटीशन का टाइम है, उसमें वाटर मिनरल भी एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट भी ट्रैप कर रहा है और कितना ग्रो कर रहा है, उसे हम वाइटिलिटी कहते हैं, जिसे आप ब्रांचेस की फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में, लीफ कवर की फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने हैबिटेट के बारे में बोला आपसे कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट किसे कहते हैं? फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट जो है मिलकर हैबिटेट बनाते हैं। फिजिकल जिसे कहते हैं फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल में कौन आता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब आते हैं अबायोटिक में, तो ये फिजियोकेमिकल बोलते हैं। देखो फिजियोकेमिकल, फिजियो लाइट आ गई, फिजिक्स फिजियो, केमिकल वाटर, तो वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, फिजियोकेमिकल, फिजिकल इन्वायरमेंट, अबायोटिक, एंड बायोटिक में पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रीडेशन, कंपटीशन, ये सब आ जाते हैं बायोटिक में। फिजिकल एंड बायोटिक जो इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बनाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो हैबिटेट किसे कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, समझे आप। माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो हैबिटेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मई जून का महीना है, जून का महीना नॉर्थ इंडिया में जून के महीने में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप अपने रूम में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है और एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आपने सेट किया हुआ है। तब आपको यदि आपके घर से कोई फ़ोन करके पूछे बिहार या उत्तर प्रदेश से कि भाई कोटा, या आप जहाँ भी रह रहे हैं, कोटा रह रहे हैं, वेदर यू आर इन कोटा और दिल्ली, कोटा और दिल्ली जो दोनों में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, कि कैसा इन्वायरमेंट है दिल्ली का। दिल्ली में आप रूम के अंदर एसी में 20 डिग्री सेल्सियस, आप कहेंगे मैं तो ब्लैंकेट ओढ़कर बैठा हूँ, बहुत ठंड है। क्या बहुत ठंड है? नहीं, वो इन्वायरमेंट आपने अपने रूम का बनाया है, रूम का बताया है, और रूम का इन्वायरमेंट आपने फिजिकली तैयार किया हुआ है, मतलब आर्टिफिशियली तैयार किया हुआ है एसी लगाकर। तो इसे आप कह सकते हैं ये आपका माइक्रो क्लाइमेट है। सही क्लाइमेट तो रूम से बाहर निकलकर रोड पर घूमो तब पता लगेगा कि कितनी गर्मी है। तो माइक्रो क्लाइमेट जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, जिसे स्पीसीज अपने सर्वाइवल के लिए तैयार कर लेती है, उसे उसको माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल अपने लिए अपने हिसाब से बताया। सर्दियों में आप जो है ना अपना हीटर लगाकर वार्म करके रखते हैं, वो भी एक माइक्रो क्लाइमेट बना रखा है, बाहर बहुत ठंडी है। लेकिन नेचर के अंदर देखिए, सरफेस ड्वेलर्स, सरफेस ड्वेलर्स ऐसे छोटे पेड़ होते हैं, सरफेस ड्वेलर्स, जो ग्रो करते हैं। कहां पर ग्रो करते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सरफेस ड्वेलर्स को लाइट कम चाहिए। आप कहेंगे कमाल है, लाइट कम चाहिए, और रहते ऐसी जगह जहां लाइट सबसे ज्यादा है। ट्रॉपिकल एरिया में लाइट सबसे ज्यादा आती है। अब या तो वहां से निकले, और यदि वहां रहना चाहते हैं तो उन्होंने अपना माइक्रो क्लाइमेट कैसे तैयार किया? उन्होंने कहा कि हम इस ज्यादा लाइट वाले एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में रहकर दिखाएंगे और कम लाइट ही रिसीव करेंगे। कैसे? उन्होंने शैडो में या बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे ग्रो करना शुरू किया। कहा कि हम ऊंचाई में बढ़ेंगे ही नहीं, तो वो शेडेड पार्ट जो है, शैडो वाला जो एरिया है, जो शैडो वाला एरिया है, जहां शेड है, लाइट कम पहुंचती है हल्की फुल्की, वह उस सरफेस ड्वेलर्स का माइक्रो क्लाइमेट है। माइक्रो क्लाइमेट इसको कहा जाता है। अब रेगिस्तान में जाइए, डेजर्ट में, वहां पर दिन में मई और जून के महीने में 48, 49, 50 के ऊपर टेम्परेचर है। आप कहेंगे यहाँ तो सूख जाएंगे सब, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रात के टाइम में आपको वहां लीजर्ड्स एंड स्नेक मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे दिन में कहाँ रहते हैं? दिन में बर्रो और बिल बनाकर रहते हैं। बर्रो और बिल का टेम्परेचर दिन में मई और जून के महीने में दोपहर में भी रहने लायक होता है। तो उस बिल का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, उसको आप माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। तो कोई भी स्पीसीज एक मेन क्लाइमेट में अपना माइक्रो क्लाइमेट बनाकर उस एडवर्स कंडीशन में रह लेती है। सो माइक्रो क्लाइमेट के देखिए आप, फॉरेस्ट फ्लोर, बर्रो एंड सरफेस ऑफ डेजर्ट। सरफेस ऑफ डेजर्ट जो है नीचे, वो आप इसे माइक्रो क्लाइमेट कह सकते हैं। अब ये जो दो स्टेटमेंट है लास्ट की जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों में आपको डाउट आता है, एनसीईआरटी के हैं, ध्यान रखें, बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, एनसीईआरटी के हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सुविधा के लिए हमने मॉड्यूल में गोल्डन की पॉइंट्स में रखे हैं। तो गोल्डन की पॉइंट्स में आप देख लेंगे सबसे लास्ट के दोनों स्टेटमेंट में, एक एक स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं। प्रीडेशन,
पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, तीनों इंट्रैक्शन देख लें। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टूगेदर। ये तीनों इंट्रैक्शन कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, और वो कॉमन कैरेक्टर है कि ये इंट्रैक्शन होते ही जब है जब इंट्रैक्टिंग स्पीसीज बहुत ही क्लोज रहे, लिव क्लोजली टूगेदर। चलिए एग्जांपल देते हैं। प्रीडेशन, टाइगर डियर को देख रहा है, बस मात्र देख रहा है, क्या ये प्रीडेशन है? नहीं। टाइगर डियर के पीछे भाग लिया है, क्या ये प्रीडेशन है? नहीं। टाइगर ने डियर को पकड़ लिया, क्या ये प्रीडेशन है? नहीं। क्या पता छुटकर भाग जाए। टाइगर ने डियर का गला दबा दिया और तोड़ दिया, मार दिया, क्या ये प्रीडेशन है? यस। तो गला दबाने के लिए तो पास आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही है कि टाइगर दूर से ही आंखों से गोली मार देगा डियर को कि भाई मार दिया। तो इसलिए प्रीडेशन करने के लिए प्रेडेटर को प्रे के क्लोज आना पड़ता है किलिंग करने के लिए, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज क्लोज रहेंगे। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में ये तो डेफिनेशन ही बोलती है, पैरासाइट कहते ही उसे हैं जो मील के साथ साथ लॉजिंग ले, शेल्टर, जब तक बॉडी पर नहीं आएगा तब तक पैरासिटिज्म नहीं है। कमेंसलिज्म, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश घूम रही है, क्या क्लाउन फिश को देखकर आप कहेंगे कि ये कमेंसलिज्म दिख रहा है? नहीं। क्लाउन फिश के पीछे प्रीडेटर भागा, प्रीडेटर से जान बचाने के लिए क्लाउन फिश भागी किसके पास? सी एनिमोन के पास। सी एनिमोन के पास आई, तब जाकर प्रीडेटर ने सी क्लाउन फिश को खाने का इरादा छोड़ दिया, तब जाकर हुआ ना फायदा, क्लाउन फिश को बेनिफिट और सी एनिमोन जीरो। तो सी एनिमोन के पास जाना पड़ा इंट्रैक्शन करने के लिए, क्लोजली लिव टुगेदर। अब यहां पर बच्चा मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछता है सर इसमें म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं दिया? म्यूचुअलिज्म में भी तो दोनों पास में रहते हैं। म्यूचुअलिज्म के अंदर पास में भी रह सकते हैं और दूर में भी रहते हैं। यदि मैं कहीं पर प्रोन्यूबा मोथ को देखूं तो मैं कह दूंगा कि यक्का के साथ म्यूचुअलिज्म में रहता है, जबकि प्रोन्यूबा इस टाइम पर यक्का के पास नहीं है, क्योंकि प्रोन्यूबा और यक्का दोनों म्यूचुअलिस्टिक में है। तो भाई पड़े प्रोन्यूबा दूर दिख रहा है तब भी आप म्यूचुअलिज्म में कह सकते हैं। ये थोड़ी है कि प्रोन्यूबा जब जाकर एग ले करेगी तभी कहेंगे कि ये रहा म्यूचुअलिज्म। तो दूर में भी रह सकते हैं, क्लोज में भी रहते हैं। तो इसलिए तीनों याद रखने हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बिकॉज द इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। Last statement, in general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि प्लांट्स और हर्बीवोर्स में के बीच में ज्यादा कंपटीशन मिलता है, मतलब प्लांट्स के बीच में ज्यादा कंपटीशन रहता है, हर्बीवोर्स के बीच में ज्यादा कंपटीशन रहता है। कार्निवोर्स जो है वो कंपटीशन से बहुत कम अफेक्ट होते हैं, कार्निवोर्स के बीच में कंपटीशन ना के समान होता है। देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है ना स्टेटमेंट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल समझ में आएगा। आप जरा मुझे बताइए, एक ही एरिया में आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। यदि एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं तो डेफिनेटली दे आर कॉम्पिटिटिंग फॉर मिनरल्स, वाटर एंड लाइट। तो कंपटीशन है ना उनके बीच में, कंपटीशन चल रहा है। ऐसी एक ही जगह आपको डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स खाते पीते दिख जाएंगे। एक ही जगह आप अफ्रीका के जंगल में देखते हैं कि इधर बफेलो खा रहे हैं, इधर वाइल्डर बीस्ट खा रहे हैं, इधर जिब्रा खा रहे हैं, जिराफ खा रहे हैं, डियर भी खा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स। इसका मतलब उनका आपस में कंपटीशन होता होगा ग्रास के लिए, तो कंपटीशन दिखता है। क्या एक ही जगह आपने टाइगर भी प्रीडेशन कर रहा है, वहीं पर टाइगर इधर डियर के पीछे भाग रहा है और लायन जो है इधर साइड में जो है ना बफेलो के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे को हाय बाय कर रहे हैं? क्या एक ही जगह आपने टाइगर, लायन, हाइनाज और ये जो लेपर्ड है एक जगह आपने प्रीडेट करते देखे हैं? नहीं। टाइगर लायन को तो भूल जाइए, टाइगर एक जगह नहीं प्रीडेशन करते, अपने एरिया को बांट कर रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय कंपटीशन, क्योंकि यहां तो एरिया ही बांट कर रखते हैं। तो इसलिए याद रखें, दूसरी वजह है कि हर्बीवोर्स के नंबर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लांट्स के नंबर भी बहुत ज्यादा है।
तो इनके बीच में कंपटीशन होता है। कुल मिला के पॉइंट यही है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एक जगह ग्रो करते दिखेंगे तो कंपटीशन होगा, डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स एक जगह ग्रेज करते मिलेंगे तो कंपटीशन होता है, बट डिफरेंट टाइप के कार्निवोर्स आपको एक जगह प्रिडेशन करते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि ये तो अपनी टेरिटरी को डिवाइड करके रखते हैं, बल्कि टाइगर और लायन तो एक जगह मिलते ही नहीं है, और जो टाइगर मिलते हैं वो भी अपने एरिया का बंटवारा करके रखते हैं, पार्टीशन करके रखते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। तो ये था इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन।